हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। क्या हाल है? ओके, सो कैसे चली आप लोगों की प्रिपरेशन? एंड कोर्स अगेन टाइम और कम हो गया है। जुलाई ऑलमोस्ट एंड हो चुका है एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट विद अगस्त सितंबर। बस 2 मंथ बचे हैं, 2 मंथ फुल फेस्टिव सीजन आने वाले हैं। तो प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, थोड़ा 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 करके पढ़ते चलो सो दैट जब फाइनल एग्जाम्स का टाइम हो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़े एंड आपकी प्रिपरेशन पूरी होके ऑलरेडी रखी है। देखो यार, बहुत ही इजी है। अगेन आई एम सेइंग सीएस डब्ल्यूएटी बहुत ज्यादा टफिकल वाली चीज नहीं है सीएस में। जैसे बेसिक लेवल, बेसिक इवन लेवल इन द सीएस आल्सो एंड बेसिक लेवल इन द चैप्टर वाइज कोर्स कंटेंट में बहुत ही बेसिक्स है। तो प्लीज थोड़ा भी पढ़ते चलोगे अगर डेली, आराम से एग्जाम्स में कवर भी कर लोगे एंड आपको डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सो प्लीज फोकस एंड सभी फैकल्टीज के लेक्चर्स भी आ रहे हैं तो आप लोग देखो समझो उसको एंड कोशिश करो थोड़ा 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 कवर अप करते चलो साथ में, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन अपनी खत्म करोगे उतने अच्छे से ऑफकोर्स आप आगे की चीजों को एंजॉय कर पाओगे। एंड अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, विच वॉज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स था। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 3। हम चैप्टर नंबर 3 क्यों, चैप्टर नंबर 2 क्यों नहीं? तो देखो, चैप्टर नंबर 2 भी हम कवर करेंगे बट चैप्टर नंबर 2 में काफी सारी ऐसी चीजें जो हमारा 7 to 8 लेक्चर्स लेके जाने वाले हैं। बट चैप्टर नंबर 3 इज वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने में। और सबसे बड़ी चीज है इस ये जो चैप्टर में, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं बेसिक में अपनी बेसिक अपनी डेली लाइफ में ना इस चैप्टर के टर्मिनोलॉजीज को कहीं ना कहीं सुना है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, 5 पन्ने का खाली चैप्टर है जो हम कह सकते हैं 2 से 3 लेक्चर्स में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आज चैप्टर नंबर 3 पहले चूज है, क्योंकि चैप्टर 1 इसलिए मेरे लिए जरूरी था आपको समझाना, बिकॉज का चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स के बेसिक पता होंगे, हर एक चैप्टर से अपनी टॉपिक को रिलेट कर पाओगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 यूनियन बजट, बहुत इजी है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, रट्टाफिकेशन से नहीं चलेगा, हर एक चीज को समझते चलो। तो जितना समझोगे चीजों उतने अच्छे से आपके सारे टॉपिक्स कवर भी हो जाएंगे, बेटर तरीके से अपने एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। सेकेंड थिंग, पूरा फोकस मॉड्यूल पे रहेगा। जब एग्जाम में एग्जाम्पल्स आप लिख के आओ, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लिख के आओ, नंबर मिल जाएंगे नो डाउट, लेकिन फोकस हमेशा मॉड्यूल पे रखना, जो हम भी रख के चल रहे हैं। फोकस मॉड्यूल पे रहे एंड या कंटेंट हम आपको हर तरीके से बताने की कोशिश करें। फोकस शुड बी ऑन मॉड्यूल। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को होता है, कोई क्वेश्चन से कोई डाउट है, तो आपको पता है हम लोगों का anup-institute.com नाम से एक वेबसाइट भी है, वहां पे आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, वहां पे आपको सीरीज भी मिलेंगी। तो कोई भी चीज आपको चाहिए हो तो आप प्लीज बताओ, हम लोग वो चीजें आप लोगों को अवेलेबल भी करवाएंगे। ओके, सो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, एंड यस ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने पहला चैप्टर के सारे लेक्चर्स जितने भी अभी तक आए हैं वो सब देख लिए हैं, सो दैट भाई बेसिक पढ़ के आओ तब आगे समझ में आएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं कहीं से भी उठा के पढ़ लूँ तो देखो टॉपिक वाइज तो सब कुछ जाए, और जब बेसिक इतना इकोनॉमिक्स पढ़े रहोगे ना तो यार बहुत आराम से आप सब कुछ कवर कर लेते हो। कोशिश करो थोड़ा 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 करके पढ़ते रहो। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? यूनियन बजट। चैप्टर, ओके, चैप्टर का नाम क्या है? यूनियन बजट। अच्छा, यूनियन बजट के बारे में आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबने ये वर्ड तो सुना ही सुना होगा, बजट। घर में भी सुनते होंगे। अगर हम इकोनॉमिकल टर्म्स में बात करें तो आपने टीवी चैनल्स, डेफिनेटली हैपनिंग, नो प्रॉब्लम। सो आपने टीवी चैनल्स पे भी सुना ही होगा बजट के बारे में।
कहीं न कहीं बजट के बारे में हर किसी ने कुछ ना कुछ सुना ही है, ठीक है? अच्छा, देखो जब हम टीवी चैनल्स की बात करें तो डेफ़िनेटली हम इंडियन बजट की बात करते हैं, हम जो हमारा कंट्री की बजट आता है, हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं टीवी चैनल्स की, ओके, तो हम इंडियन या कंट्री बजट की हम यहाँ पे कंट्री बजट की बात करें। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहली बात मुझे ये आप लोग बताओ कि बेसिकली देखो पहले समझते हैं कि बजट क्या होता है, पहले क्या समझते हैं कि बजट क्या होता है? आप सभी को पता है कि अगर मान लो कोई भी खर्चा करने से पहले आप कहीं भी कुछ खरीदने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, बजट एस्टिमेशन तो करके जाते हो ना, हम 500 रुपए खर्च करने वाले हैं, हम 1000 रुपए खर्च करने वाले हैं, हम 2000 रुपए खर्च करने वाले हैं। एक एस्टिमेशन आप हमेशा लेके चलते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में गए, आपने जो है देखा एक के 10,000 रुपए की शर्ट देखी और आपने खरीद लिया। भाई 10,000 की शर्ट खरीदने के लिए आपके पास 10,000 होना भी तो चाहिए ना। बजट एलोकेशन तो आप आपने घर से निकले, आप 10,000 अपनी पॉकेट में रख के निकले कि मुझे ग्रोसरी खरीदनी है, मुझे अपने लिए बुक्स खरीदनी है। तो ये बजट आप अपने लेके निकले। इस बजट के बेस पे आप और आप गए मार्केट में, आपको अगेन 10,000 की एक शर्ट पसंद आ गई, लेने आप ये निकले थे, खरीद क्या पाओगे? आप भी ऐसा करोगे क्या? नहीं। अगेन यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया कि प्रायोरिटीज आपकी यहाँ पे सेट होंगी, चॉइसेस आपकी सेट होंगी, रिसोर्सेस आपके ये हैं, आप उसी हिसाब से काम भी यहाँ पे करोगे कि जितना आएगा आप उसी के हिसाब से आगे अपनी चीजों को डिसाइड करोगे, जब आप मूव ऑन करोगे, ठीक है? करेक्ट। आप एक बजट एस्टिमेशन अपना लेके गए कि भाई हमको इतना खर्चा इतना स्पेंड करना है। तो यही आपकी जो कितना कितना आपके पास रिसोर्सेस, हम कह सकते हैं कितनी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, रिसोर्सेस कितनी अवेलेबल है आप, वही आपका इन टर्म्स मॉनेटरी टर्म्स में आपका बजट डिफाइन करती है। जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल ले तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं पॉकेट मनी का। आप में से बहुत लोगों को पॉकेट मनी मिलती होगी, कुछ को नहीं भी मिलती होगी फॉर श्योर। जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज में रहते होंगे, उस पॉइंट को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखो, हाँ, मुझे तो नहीं मिलती, मैं तो घर पे रहता हूँ, मेरे को तो जो है ना पॉकेट मनी मिलती ना, मैं हॉस्टल में भी नहीं रहती, तो मुझे ठीक है नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना आपको कि आप कभी कहीं जा रहे हो, घर वालों ने कुछ पैसे दिए कि जाओ ये सामान खरीद के ले आओ या ये चीज करके ले आओ, एस्टिमेटेड अमाउंट आपको देते होंगे कि नहीं देते होंगे? उन्होंने आपको 1000 रुपए दिए और बोले 1000 रुपए मार्केट से ग्रोसरी लेके आओ, ठीक है? ठीक है, उनके लिए एग्जाम्पल जो हॉस्टल में रहते हैं जिनको ना पॉकेट मनी मिलती है, बट घर वालों ने तो भाई कहीं ना कभी पैसे दिए होंगे कि ये 1000 रुपए और ये लिस्ट दे दी, ये सामान सामान को लाने के लिए आपका बजट कितना है? 1000। मार्केट में सामान तो उतना ही था, लेकिन आपकी प्राइस बढ़ गया है, तो बजट बजट एलोकेशन में ही तो आप काम करोगे ना। भाई वो भी बजट का ही। उसी तरह जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलती, घर से 1500 रुपए पॉकेट मनी मिली कि भैया 1500 में तो 1500 के बेस पे तो आप अपना खर्चा चलो, किसी को 1500 की मिली, किसी को 2000 की मिली, किसी को 3000 की मिली, ठीक है? या कोई हॉस्टल पीजी में रह रहा है, महीने का 15,000 मिला, महीने का 10,000 मिला, ये वो पैसा है ना जिसमें आपको अपनी चीजों को डिसाइड करना है कि नहीं, आप बताओगे कितना आपको यहाँ पे स्पेंड करना है, आप कितने इतने में सेविंग्स करोगे और आप अपनी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस को डिसाइड करोगे। दिस इज एंटायर प्रोसेस एंड दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड द बजट। कि जब आप ना कोई भी काम करने के लिए एक रेवेन्यू या ना एक पोर्शन डिसाइड कर लेते हो कि मेरे पास इतना है और इस पैसों में मुझे ये काम करना है, देन कम्स योर वो आपका जो रिसोर्स होता है वो आपका बजट डिसाइड करता है। उस रिसोर्स को हम कह सकते हैं बजट। ठीक है, बात करते हैं यूनियन बजट की। मैम यूनियन बजट क्या होता है? अभी तक हमने जो ये 5 मिनट लगाई, ये हमने सिर्फ बजट को डिफाइन करने में लगाई, उसको लगाने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है? हमने उसको भी समझा कि व्हाट इज बजट। जब हम यूनियन बजट की बात करते हैं, जैसे आपके पर्सनल बजट्स होते हैं,
किसी भी काम को करने के लिए, वैसे भी है कंट्री तो बहुत बड़ी होती है। कंट्री का भी तो हर काम को करने के लिए, कंट्री में तो आपको एजुकेशन पे भी काम करना है, आपको हेल्थ सेक्टर में भी काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करना है, आपको जो है सोशल वेलफेयर सेक्टर में भी काम करना है। देयर इज न्यूमरस सेक्टर्स जिसमें आपको काम करना है। भाई अगर इनका सरकार बजट में ही डिसाइड करेगी कि उसके पास 1,000 करोड़ रुपए, तो वो 1,000 करोड़ पूरा एजुकेशन पे लगा दे, ये बाकी सेक्टर्स को छोड़ देगी, इज इट पॉसिबल? नो। वो पूरा हेल्थ पे लगा दे, बाकी सेक्टर्स के छोड़ दे, इज इट पॉसिबल? नो। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, गवर्नमेंट ने कहा मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए हैं, 1,000 करोड़ वो एजुकेशन पे कितना कितना लगाएगी, हेल्थ पे कितना लगाएगी, इंफ्रा पे कितना लगाएगी, सोशल वेलफेयर पे कितना लगाएगी, या अदर किसी काम पे भी कितना लगा रही है, या इस पर्टिकुलर सेक्टर पे कितना खर्च करने की उसकी रिक्वायरमेंट है, ये वो डिसाइड करेगी कि बजट कितना, उसके पास कितने पैसे हैं। हेल्थ सेक्टर ने बोला कि मेरे को तो भाई फंड खर्चा, अगर मुझे अच्छा करना है कंट्री में तो मेरे को खर्च करना। क्या करेगी कंट्री? कंट्री चेक करेगी भाई, उस अपने फंड्स को तो चेक करेगी, कंट्री क्या करेगी अपने फंड्स में जाके चेक करेगी स्टॉक है भी या नहीं है। अगर तो उसके पास है, वेल एंड गुड, बट व्हाट इफ नहीं है? इस केस में गवर्नमेंट एलोकेशन 100 करोड़ है, लेकिन अभी उसके पास 50 करोड़ ही वो खर्च कर सकती है। 50 करोड़ में 100 करोड़ वाली सर्विस को देने की कोशिश करेगी विद बेटरमेंट, पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शंस वो वहां पे लेके आएगी कि ये आपका यूनियन बजट डिसाइड करते हैं। सो व्हाट इज यूनियन बजट? लोगों ने हर 1 को मोस्टली फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी को देखा होगा, हमारी कंट्री की जो भी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, आज की डेट में कौन है, आज की डेट में हमारी कंट्री की यूनियन मिनिस्टर कौन है? जिनको हम निर्मला ताई कहते हैं, ऑफ कोर्स, निर्मला सीतारमन जी। She is presenting the union, and she has been the longest finance minister who is presenting the budget in union budget of India. It's been 12 years since she has been the finance minister, and she is presenting the union budget of India every year on 1st of February. 1st of February को ही क्यों बजट प्रेजेंट करते हैं? क्यों? अच्छा बजट बताओ, आप करंट ईयर का भी प्रेजेंट करते हो या नेक्स्ट ईयर के लिए बजट प्रेजेंट करते हो? ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर हम 25-26 का हमको बजट देखना, अभी क्या चल रहा है, अभी 25-26 खत्म हो चुका है, देखो अभी क्या चल रहा है, 27, 26, 27 चल रहा है। अगर हमको 27-28 के लिए बजट चाहिए, तो 1st of February 2027 को एफएम हमारी क्या करेंगी, बजट प्रेजेंट करेंगी। सब बजट प्रेजेंट कहाँ करेंगे? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में। ठीक है, तो यानी अगर फर्स्ट ऑफ तो हम किस ईयर के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं ना। भाई आप आने वाले खर्चे के लिए बजट प्रेजेंट करते हो ना, इंटरिम बजट भी एक बजट होता है जो कि आता है, और यहाँ पे आप कमिंग जो आपका मंथ होता है, जो ईयर होता है, आप उसके लिए बजट यहाँ पे प्रेजेंट करते हो। तो एफएम क्या करती है, एफएम आपके यहाँ पे आती है, वो अपना बजट का पिटारा लेके आती है, इतने बड़ा सा ब्रीफकेस लेके आती है, एंड देन उसमें से वो पूरा बजट रीड करती है, एंड डिफरेंट सेक्टर्स कुछ ना कुछ लोकेशंस लेके जाती है कि भाई हमारा ये गवर्नमेंट का इतना फंड्स है, इस फंड्स इतना पोर्शन इस सेक्टर को जाएगा, इस फंड को इतना पोर्शन इस सेक्टर को जाएगा, यही होता है। सो यूनियन बजट हम सिंपली क्या कह सकते हैं, यूनियन बजट आपका एक एनुअल, देखो ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये होता कुछ नहीं है, ये सिंपल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट का, जो कि प्रेजेंट करता है एक एस्टिमेटेड कि कितना कंपनी के पास रिस्क है। ये बजट आपका पूरे साल के एस्टिमेशन प्रेजेंट होता है, एस्टिमेटेड रिस्क, क्योंकि 1st February को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ईयर एंड कब होता है, मार्च में होता है, तो हमें एक्चुअल इनकम को तो अपनी कंट्री की भी नहीं पता है, उनको तो नहीं पता ना कि एक्चुअली कितनी हमारी इनकम है। अभी 31 मार्च को तो डेटा फाइनलाइज हो, तब ना कंट्री जान पाएगी कितना हमें कितनी हमारे पास बच्चों में रिसर्च है।
एस्टिमेटेड रिसर्च उस डेट तक जो हमारी रिसर्च होती है वो, एंड एस्टिमेटेड आने वाले समय में हमारा क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। हम बजट आपका प्रेजेंट होता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, ये आपका प्रिपेयर होता है आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में। बजट प्रिपेयर होता है, ये याद रखिएगा कि आर्टिकल कुछ चीजें ये जो मॉड्यूल से हम लोग कवर करेंगे तो वहां पे मैं आपको नोट भी करवाऊंगी। आज का जो हमारा पूरा सेशन होने वाला है वो मैं आप बेसिक से बजट के बारे में एंड जो रेलेवेंट टॉपिक्स बजट के बारे में वो बताते हुए चल रही है, तो आप चाहो तो ये चीजों को नोट भी करो। देखो, यूनियन बजट हमने बताया कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, हम देखो इंडियन गवर्नमेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बिकॉज हम इंडिया की बात करें तो भाई हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे, हम किसी और कंट्री की गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे। बट हर कंट्री का अपना एक बजट होता है। कंट्री के बजट में नॉट एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कंट्री में 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डेट्स को भी बजट प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। हम क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता है और इसलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात स्पेसिफिक कर रही हूँ। इंडियन गवर्नमेंट जो भी एस्टिमेटेड खर्चे और एक्सपेंडिचर के बेस पे जो भी बजट प्रेजेंट करती है दैट इज यूनियन बजट, और ये वो प्रेजेंट करती है 1 फरवरी। हमारा जो बजट है, वो बेसिकली आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत प्रिपेयर होता है, जिसमें सारी चीजें आपकी आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होती हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ कौन करता है इसको? यूनियन, इसको प्रेजेंट करती है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी के बीच में इसको प्रेजेंट किया जाता है। अभी हम, अगर हम पर्पस देखें बजट को प्रेजेंट करने के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। एक तो एस्टिमेट करना कि गवर्नमेंट के क्या क्या रेवेन्यू हो सकते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या खर्चे होंगे, क्या अभी तक खर्च गवर्नमेंट की इनकम अभी तक क्या थी एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड कितना खर्चे हो सकते हैं गवर्नमेंट के। इसके अलावा एलोकेट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में एलोकेट करने के लिए हम बजट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और क्यों प्रेजेंट करते हैं? रिड्यूस करने के लिए हम कह सकते हैं इनइक्वालिटी, कि भाई ऐसा ना हो कि हेल्थ सेक्टर का है, मुझे मिला, आपने एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा दे दिया, या सोशल वेलफेयर की चीजों में आप ज्यादा नहीं खर्च कर रहे, तो हर एक सेक्टर उनकी कैपेबिलिटी, उनकी नीड के अकॉर्डिंग एक प्रपोर्शन मिले, इसलिए हम लोग बजट को प्रेजेंट करते हैं। फिस्कल डिसिप्लिन अपना मेंटेन करने के लिए कि भैया जितना पैसा आ रहा है उसी के हिसाब से आगे काम करें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक ये भी आपका रीजन है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके डिफरेंट, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हो, तो अलग अलग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को रिड्यूस करने के लिए भी हमारी बजट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बजट हेल्पफुल होता है। इंफ्रा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको बजट को प्रेजेंट करने की जो पर्पस आप कह सकते हो, ये रीजंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, या आप इनको पर्पस भी कह सकते हैं ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफ द बजट, तो हम बजट को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं दो तरीके के बजट होते हैं। देखो, बजट आपके दो तरीके के होते हैं अगर हम टाइप्स ऑफ बजट के बारे में बात करें। एक होता है हमारा रेवेन्यू बजट, और एक होता है हमारा कैपिटल बजट। अगर आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी है, भाई हम
कि मैक्सिमम आप लोग जितने हो यहाँ पे भाई कॉमर्स बैकग्राउंड के ही हो, ये वो वाले बच्चे नहीं है जो साइंस से यहाँ पे आए, और अगर कोई आया भी है तो मैं आपको बता देती हूँ, तो बताएंगे तुम लोग सारी चीजें। बट अगर कोई आप में से ऐसा है जो साइंस बैकग्राउंड से उठ के यहाँ पे आया है और वो ये सोच रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जाने बिना मैं उसने डायरेक्टली बुक उठा ली है, तो इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, कुछ अकाउंट्स के बुक्स को ले लो पर। और ये जितने कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर उसमें से किसी ने ये बात बोली कि मैम मुझे रेवेन्यू नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू टर्म कॉमर्स वालों के लिए तो पे होना चाहिए, बजट टिप पे होना चाहिए। कैपिटल क्या होता है, खर्चे कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। और अगर ओके, सो रेवेन्यू बजट का मतलब क्या हो गया, वो बजट, वो खर्चे जो डेली वाले खर्चे होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। और कैपिटल जो फिक्स नेचर के खर्चे होते हैं, जो बड़े खर्चे होते हैं आपके, ठीक है। देखो रेवेन्यू बजट हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल बजट भी दो तरीके का होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में, क्या होती है ये। ये समझ में आ रहा है ना, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताना, टाइम पास मत करना बैठ के कि अरे मैम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इतना पूरा हमने लेक्चर पूरा निकाल देते, बार बार उसी लेक्चर को देखे देखो, श्योरली देखो, भाई पढ़ो, समझो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको बार बार पढ़ो। ऑल आई कैन से पढ़ो, पढ़ने से ही भाई सब कुछ बनता है, उसके अलावा और कुछ नहीं बनता। तो ये ना, ये टॉपिक्स बहुत इजी है, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आपकी ना डेली लाइफ से। उन चीजों को अगर आप समझ लेते हो ना, क्योंकि ये रटाफिकेशन नहीं है, यू कैन नॉट लर्न दीज थिंग्स, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी लानी पड़ेगी। इसलिए देखो मैं आज पूरा टाइम लगा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को इंट्रो समझाने में। मैंने चैप्टर नहीं शुरू किया, अभी जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आधी चीजें इसमें की दिखेंगी और ऑटोमेटिकली आप ग्रैब कर लोगे। इतना ईमानदारी से इसको पढ़ के जाओ या इसको समझ के जाओ कि जब हम चैप्टर मॉड्यूल पे आए ना तो भाई बहुत अच्छे से समझ में आए। चलो, ये जितने सो रहे हैं ना बैठे बैठे, प्लीज वो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, रात, अरे यार इजी चैप्टर है, मुझे भी काम होगा रात में 10 बजे के बाद आराम से बेड पे आराम से लेट के भाई मैं अब पढ़ो, सो जाओगे। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है कि आप उसको ऐसे ही करो, बैठ के अच्छे से समझोगे तो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलो, रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे कि आपके टैक्स रेवेन्यू, कहाँ रेवेन्यू, कहाँ से ऐसा सरकार के पास आ सकता है। टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इस तरीके से टैक्स। सबको पता है भाई सरकार हर चीज पे टैक्स लेती है, कुछ करने जाओ सरकार का टैक्स जीएसटी का आता ही आता है। आप कोई भी सामान खरीदने जाओ जीएसटी हमेशा आगे रहेगा, अरे मैं भी साथ में चलूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। इनकम की जितना पैसा आप कमाओगे ना, जितना पैसे कमाओगे सीएस बनने के बाद पे टैक्स देना पड़ेगा, याद रखना। चलो, दूसरा होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू सरकार के लिए जो अलग अलग और फैक्टर से आ सकते हैं, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, फीस, फाइन, पेनाल्टी, एक्सेट्रा, ठीक है। अलग अलग सोर्सेस से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ सरकार खर्चा कर सकती है, सैलरीज, सरकार के खर्चे, और क्या हो सकते हैं, पेंशन। अगेन हमने क्या कहा, रेवेन्यू जो रेगुलर बेसिस के खर्चे होते हैं, जो डेली के खर्चे होते हैं आपके, जो फिक्स टर्म पे नहीं होते। भाई सैलरी सरकार को रोज ही देनी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, पेंशन जो रिटायर्ड हो गए उनको देना ही देना है। सब्सिडीज, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की सब्सिडीज लेके आती है, ठीक है।
इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट भी लोन लेती है, गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसी तरह अगर आपने जीएसटी ज्यादा पे कर दिया है और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट उस पर भी इंटरेस्ट पे करती है। आपने आईटी इनकम टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, फंड बन रहा है आपका, गवर्नमेंट उस पर भी इंटरेस्ट पे करती है। तो ये सब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, ग्रांट्स जो गवर्नमेंट को देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स को, यूटीज को, ये सारे आपके रेवेन्यू। ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे, ये कुछ लिमिटेड खर्चे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कोट की, ये कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये कोई गवर्नमेंट के लिए हम कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुए, वो खर्चे जो गवर्नमेंट के लिए डज नॉट क्रिएट एनी असेट फॉर गवर्नमेंट। ये वो खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए कोई भी रेवेन्यू, कोई असेट नहीं क्रिएट कर रहे होते हैं। इस तरह कैपिटल बजट की बात करें, हमने ऑलरेडी बताया कैपिटल बजट में भी दो चीज होती है, कैपिटल रिसिट्स होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कैपिटल रिसिट्स जैसे कि गवर्नमेंट की बोरोइंग, गवर्नमेंट जो बोरोइंग कर रही है, रिकवरी लोन्स, अगर गवर्नमेंट ने किसी तरीके का लोन था, वो एनपीए था, वो रिकवर कर लिया। दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, एनपीए का मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। गवर्नमेंट ने कहीं भी बैंक से या किसी को भी लोन दिया और लोन गवर्नमेंट को वापस नहीं मिलता है बोरोर की तरफ से, तो वो पैसा कहाँ चला जाता है, एनपीए में चला जाता है, क्योंकि वो है तो किसी बैंक को जो लोन दे रही है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो गवर्नमेंट के लिए एसेट है। ठीक है, डेटर्स में गवर्नमेंट के लिए हुआ है वो। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला तो वो क्या बन जाते हैं, आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। ओके, इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स। कोई भी गवर्नमेंट अगर मशीनरी परचेज करती है, जैसे आप इसरो के लिए देख लो, गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके की मशीनरी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को रॉकेट्स बनाने हैं या ये सारी चीजें करनी है, लोन दे रही है किसी स्टेट को, तो ये सारे कैपिटल खर्चे होते हैं। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली गवर्नमेंट के लिए कोई ना कोई एसेट्स क्रिएट करते हैं या उनके कहने की लाइबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं। अगर हम टाइप की बात करें ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स की, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती है, हमने अभी ऑलरेडी बताया। किस नेचर में होते हैं ये सब, रिकरिंग नेचर होता है इनका, सिर्फ रेगुलर बेसिस पे स्पेंड करते हैं हम लोग। देखो, रेवेन्यू रिसोर्स जो गवर्नमेंट की होती है वो कोई असेट्स नहीं क्रिएट करती है, बट गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज रिड्यूस करती है, क्योंकि ये जो खर्च पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उससे कहीं ना कहीं स्पेंड करके अपनी लाइबिलिटीज को रिड्यूस करती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो अब नहीं लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स में हटा सकते हैं, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, डिविडेंड, ये सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट से। कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट क्या क्या कमा सकती है, मार्केट से बोरोइंग्स, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, फॉरेन कंट्री से लोन ले लिया, तो ये ना, ये वो खर्चे होते हैं, ये वो इनकम्स होती है जो एसेट को रिड्यूस कर रही होती है, लाइबिलिटी को बढ़ा रही होती है। रिकवरी लोन्स, सेल करते हैं अगर हम कोई गवर्नमेंट एसेट्स को, उससे भाई कैपिटल नेचर के रिसिप्ट हो रही, बट ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंड, अगर हम एक्सपेंडिचर बात करें, जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, सब्सिडी, ग्रांट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो अगेन वही चीजें आपकी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोन्स दे रहे हैं, ये सारे आपके कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। ठीक है, एक टर्म और आप आगे पढ़ोगे यहाँ पे, वो है
बजट डेफिसिट मतलब क्या हुआ? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर का खर्चा माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी हम कह सकते हैं तो आपका क्या होगा इज इक्वल टू रेवेन्यू आपका यानी आपका जब एक्सपेंडिचर रिसिट से ज्यादा हो जाता है तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट का मतलब कमी होना किसी चीज की, कहते हैं ना डेफिशिएंसी है किसी चीज की, तो डेफिसिट का यहाँ मतलब कमी होना। जब खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कब होगा? जब टोटल जो आपका खर्चा है उसमें से आप रेवेन्यू रिसिट्स को प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स को, ऐसी कैपिटल रिसिट जो नॉन डेट डेट नेचर की, यानी कि जो डेट नेचर की नहीं है, उसको मानिए, यानी खर्चा टोटल खर्चा आपको जितना था उसमें से आपने रेवेन्यू नेचर का जो इनकम आ रही थी एंड जो नॉन डेट का कैपिटल रिसिट्स आ रही थी, लोन वाली कैपिटल रिसिट्स नहीं बल्कि जितनी कैपिटल रिसिट्स आ रही थी उसको आप माइनस कर दो तो फिस्कल डेफिसिट निकल के आता है। एंड ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट जो गवर्नमेंट को चाहिए बोरोइंग के लिए उस साल में, इतना पैसा गवर्नमेंट को और चाहिए। ठीक है, दीज फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक हम लोगों ने कवर किए फ्रॉम चैप्टर 3। बेसिक्स ऑफ यूनियन बजट ही आज बताया, कुछ नहीं बताया। अभी जब हम लोग मॉड्यूल पे यहाँ पे बढ़ेंगे ना तो आप खुद देखोगे कि सब चीजें वही है। देखो आपको मैं आगे शॉर्ट में दिखाऊंगी। यूनियन बजट, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ, अभी हमने ये पढ़ा ना, रेवेन्यू कैपिटल, उस पता चलेगा आपको। देखो चैप्टर खत्म। अभी तो हमने यहाँ इसमें सिर्फ देखो, इसमें सिर्फ फिस्कल डेफ, इस चैप्टर में ना जितनी चीजें दी हुई है बजट सिर्फ उतने में कंस्ट्रेन नहीं होता। अगर आपको बजट को समझना है ना तो बजट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। यहाँ सिंपल आप कोर्स के हिसाब से चीजें दी हुई है तो आप आपके कोर्स के, जो मैंने फिजिकल डेफिसिट बताया इसके अलावा भी और तरीके के डेफिसिट होते हैं वो भी अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। हमने रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट सब कुछ पढ़ा था। आपके में सिर्फ फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मान के चलिए 2 लेक्चर्स हम लेंगे, दो, और मैं कोशिश करूंगी कल की कल ही ये पूरा लेक्चर आपका खत्म हो जाए। अगर नहीं खत्म होता तो हम इसको थर्ड लेक्चर तक लेके जाएंगे, बट आज का चैप्टर लेक्चर जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर की बेस पर आपका नेक्स्ट जो सेशन है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे इसको कंप्लीट करने में। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी केवल 2 ही लेक्चर हम इस पे इन्वेस्ट करें और हम थर्ड लेक्चर, थर्ड चैप्टर पे मूव ऑन कर जाए। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग भाई, इतना इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत बेसिक से चीजें हैं। थोड़ी सी मेहनत करो, बड़े आराम से तुम पास भी कर लोगे, बड़े आराम से तुमको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। तो भाई मेहनत तो तुमको ही करनी पड़ेगी, पढ़ना तुमको ही पड़ेगा। हमको जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, हम आज की डेट में अपना काम कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। तो इस प्रोफेशन में अगर आप एंटर किए हो तो पहली चीज, नेवर थॉट ऑफ लीविंग दिस प्रोफेशन। बहुत ही प्यारा प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। एक बार आओ और इसको कंटिन्यू करो। हो सकता है थोड़ी हर्डल्स आपको आएंगी, हो सकता है एग्जाम से एक बार में ना क्लियर हो, बट नेवर नेवर एवर गिव। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा टाइम डिवोशन will definitely going to help you to get the title of CS at the prefix, and you will be a company secretary. So all are the future company secretaries, and I'm just hoping कि हमारे कल यहाँ से जाओ, वो टैग आप लेके चलो आगे चल के। आज से ही वो टैग अपने नाम के आगे बोलना शुरू करो। ऑब्वियसली हम उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज आप जब तक डिग्री, वो प्रोफेशन तक, वो डिग्री तक नहीं पहुंच जाते हो ना, तो यू कैन नॉट यूज इट। बट जब आप आज से अपने आप को बोलोगे ना कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, उस दिन तक आप वहां पे पहुंच जाओगे। जिस दिन आप वहां पे पहुंचोगे ना, यू विल गेट द वर्थ ऑफ गेटिंग दैट टाइटल, बिकॉज हर किसी को वो टाइटल नहीं मिलता है। तो
थोड़ी मेहनत, जस्ट थोड़ा डिवोशन, मेक योर फैमिली, मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, और आप कर सकते हो। दिस द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज। एंड आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल कोर्स है ये, एंड कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप इस पूरे एंटायर कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जिस दिन आप सीएस बनते हो ना, it's just a special feeling, and especially when you see parents following you the campus kitchen and seeing you getting that degree, holding that degree, it's the most beautiful moment. I know because I've experienced this beautiful journey in my life. I want almost all of you, but at least most of you, to get that title, to get that feeling. बाकी देखो, हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आओ पूछो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस पूछना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपरेशन कराना कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारा काम है वो हम करेंगे, जो आपका काम है अगर आप भी उसको देखिए ऑनेस्टी के साथ करोगे तो ग्रोथ ही ग्रोथ है इस पूरे टेन्योर में। अब शुरू किया है तो डेफिनेटली एंड तक तो जाना ही जाना है। बाकी आज का हम लोग सेशन वाइंड अप करते हैं, और कल से फिर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे इसको। एंड मेरी पूरी कोशिश है कल हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करके वाइंड अप कर दें, सो दैट हम परसों से नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएं, एंड पुराने चैप्टर नंबर 1 के पूरे ही लेक्चर्स आप लोग देखें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज बताओ, उसको भी हम लोग दोबारा से हैंडल करेंगे। एंड किसी दिन हम लोग, और अभी अपकमिंग डेज में आप जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा, रिविजन लेक्चर्स भी आएंगे, उसको भी अटेंड करना। तो आपके कहीं ना कुछ अगर छूट जाता है, कोई चीज नहीं समझ में आती, तो वहां पे आप उसको कवर कर सकते हो। टिल देन, ओके, बाय बाय, टेक केयर।